हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इस बार भी 99% चांस है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। मैंने आपको बताया था कि हिंदी और इंग्लिश ये दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप 100 में, ठीक है, 100 में 95 प्लस आसानी से अचीव कर सकते हैं, जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सबको देखकर स्टूडेंट डरते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका भाई अभी जिंदा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। अब वो 7 टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक एक टॉपिक के हम 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि 7 टॉपिक है, एक टॉपिक के हम 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटल आपको 21 क्वेश्चंस बताए जाएंगे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि आप जितना ज्यादा यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप लोग कॉपी और पेन उठाइए और दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि आपको टॉपर बनना है, आपको हर एक सब्जेक्ट में 90% प्लस मार्क लेकर आना है। ठीक है, और मैं आपका सहयोग करूंगा। तो देखिए, क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर 7 टॉपिक्स इन 1 वीडियो। हर साल देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं या तो वही क्वेश्चन आएंगे या तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आप इंग्लिश ग्रामर को सॉल्व कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें आपको क्या करना होता है, हमें डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, कैसे करते हैं मैंने पहले भी आपको बताया है और आगे भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपक सैड आई वांट टू गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर। तो देखिए दीपक सैड, दीपक ने कहा आई वांट टू गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर, यानी कि मैं अगले साल लंदन जाना चाहता हूं। तो जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट करें तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये देखना है आपको कि ये कौन सा सेंटेंस है। देखिए ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि ना तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे है, अगर हेल्पिंग वर्ब आगे होता तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता। ठीक है, लेकिन यहां पर पहले आपका सब्जेक्ट है, दैट्स अ असर्टिव सेंटेंस। दूसरी कंडीशन यहां पर कौन सा टेंस है, देखिए आई वांट टू गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर, यानी कि मैं अगले साल लंदन जाना चाहता हूं। तो अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वो आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं। ये रूल है। ठीक है, रूल तो आपको पढ़ना ही होगा। तो देखिए इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले आप जब वाक्य को पढ़िए, दीपक सैड, दीपक ने कहा, किससे कहा, दीपक ने मुझसे कहा। ठीक है, तो यहां पर हम मी मान सकते हैं अपनी तरफ से। दीपक ने मुझसे कहा आई वांट टू गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल लंदन जाना चाहता हूं। अब इसको कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, देखिए दीपक को हम दीपक ही रहने देंगे क्योंकि नाम तो हम बदल नहीं सकते किसी का। ठीक है, तो दीपक लिखेंगे। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर सैड है, सैड है तो यहां पर हम क्या करेंगे, सैड टू मी मान सकते हैं। ठीक है, तो सैड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, तो दीपक टोल्ड, यहां पर हमने मी माना है। बीच में हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, सभी को पता है। जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है, यानी कि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, उसमें हम जब उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट हमने लिख दिया। अब देखिए आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा दीपक से। दीपक है हमारा मेल, मेल के लिए हम ही का यूज करेंगे। अगर यहां पर फीमेल होता तो हम सी का यूज करते। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हम सब्जेक्ट से बदलते हैं, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में हम नो चेंज यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये सन वाला ट्रिक आप याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम नो चेंज
यानी कि कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर दैट लगाया हमने, आई बदलेगा दीपक से, दीपक के लिए हम यूज करेंगे ही, ठीक है। ये वांट है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लेंगे, निगेटिव होगा तो हम डिड नॉट का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो हम डिड को आगे यूज करेंगे, बस, ठीक है। तो ही लिखा हमने, वांट को हम कर देंगे वांटेड, ठीक है, वांटेड, मूवी नहीं वांटेड रहेगा, वांट, ठीक है। टू गो, गो आपका ऐसे रहेगा, टू लंदन, ठीक है, लंदन आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो एक कंट्री है, ठीक है, लंदन। अब नेक्स्ट ईयर को हम किस में बदल देंगे, नेक्स्ट ईयर का मतलब हो जाएगा, इसको नेक्स्ट को हम बदलेंगे द फॉलोइंग, नेक्स्ट को बदल देंगे द फॉलोइंग ईयर, यानी कि ईयर तो आपका ऐसे ही रहेगा तो ईयर को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे हम टुमारो को द प्रीवियस डे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यस्टरडे को द नेक्स्ट डे में, वैसे हम नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग ईयर में कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ऐसे सेकंड वाला देखिए अभी समझ में आ जाएगा यहां पर, ठीक है। सेकंड वाले में हमारा क्या है, यहां पर है डोंट साउट, चिल्लाओ मत, ठीक है, चिल्लाओ मत। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यानी कि अध्यापक ने छात्रों से कहा या विद्यार्थियों से कहा, तो छात्रों ने विद्यार्थियों से कहा चिल्लाओ मत, ठीक है, यानी कि टीचर ने विद्यार्थियों से कहा चिल्लाओ मत। चिल्लाओ मत का मतलब यहां पर कौन सा सेंटेंस होगा, यहां पर होगा इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि आदेश दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए डोंट साउट, अब यहां पर एक और परिवर्तन है, देखिए आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये इधर दे दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच इधर दे दिया गया। मैंने आपको बताया था जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, तो जो डोंट साउट है दैट्स अ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये आपका ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को ही लिखेंगे तब रिपोर्टेड स्पीच को लिखेंगे, चाहे आगे पीछे दिया गया हो फिर भी हमें क्रम वाइज चलना है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे द टीचर, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसके भाव के अनुसार हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए सेड टू के स्थान पर, देखिए जैसे मान लीजिए आपको ऑर्डर दिया जा रहा है तो अब ऑर्डर्ड का यूज कर दीजिए, आपको एडवाइस दिया जा रहा है एडवाइस्ड का यूज कीजिए, रिक्वेस्ट किया जा रहा है रिक्वेस्टेड का यूज कीजिए, सजेस्ट किया जा रहा है सजेस्टेड का यूज कीजिए। तो यहां पर डोंट साउट, चिल्लाओ मत, यानी कि टीचर ने मना किया है, तो मना करने के लिए हम यूज करते हैं फॉरवेड का, द टीचर फॉरवेड। अब जब आपने फॉरवेड का यूज कर दिया तो फॉरवेड जो होता है ये एक निगेटिव वर्ड होता है, फॉरवेड का यूज आपने कर दिया तो आपको नॉट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो द टीचर फॉरवेड द स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां पर लिख देंगे फॉरवेड द स्टूडेंट्स, फिर लिख देंगे, देखिए नॉट लगाने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि फॉरवेड खुद में निगेटिव है, ठीक है। तो यहां पर टू लिख देंगे और टू लगाकर साउट लिख देंगे, बस हो जाएगा टू साउट, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में हम टू का यूज करते हैं। जैसे हमने असर्टिव में दैट कंजक्शन दैट का यूज किया था, ऐसे हम इंपरेटिव सेंटेंस में टू का यूज करते हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल। तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, तब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया, इसको आप रोक कर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, द पुलिसमैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग, यानी कि पुलिसमैन ने हमसे कहा तुम कहां जा रहे हो, पुलिसमैन ने हमसे कहा तुम कहां जा रहे हो। जैसे आप लोग 2-3 लोग गाड़ी से जा रहे हैं तो कोई पुलिस अगर मिलेगा, 4 लोग एक गाड़ी पर हैं तो वो आपको रोकेगा, वो आपसे कहेगा कहां जा रहे हो, आपसे लाइसेंस मांगेगा या तो फिर चालान काट देगा। वही हाल यहां पर भी है, देखिए द पुलिसमैन सेड टू अस, पुलिसमैन ने हमसे कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। अब देखिए यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि वेयर आगे लगा है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है एंड फिर वर्ब है। तो आपको करना क्या है इसमें बताइए, जब आपका इंट्रोगेटिव रहेगा तो इसमें भी रूल्स होते हैं। इसमें सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे या फिर इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे, दोनों में से किसी का भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे द पुलिसमैन। अब देखिए सैड के स्थान पर, सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड लिख देते हैं, ठीक है, आस्क्ड।
अस आपका ऐसे ही रहेगा। बीच में हम क्या लगाएंगे, देखिए हम वैसे इंट्रोगेटिव में हम बीच में इफ या वेदर लगाते हैं, लेकिन जब आपका क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा, जैसे वेयर आगे आ गया, हाउ आगे आ जाए, तो उसके लिए हम डायरेक्टली उसी क्वेश्चन वर्ड को यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो वेयर हम यहां पर लिख देंगे, वेयर। ठीक है, अब देखिए वेयर आर यू, यू है, ये कौन सा सेंटेंस है पहले इसको समझिए। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, तो रहा है, रही है, रहे हैं, किस में आता है बताइए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होगा, सिर्फ हम इज आर एम के जगह पर वाज वेयर का यूज कर देंगे, सिंपल सा है। ठीक है, तो वेयर, अब देखिए यू बदलेगा, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा अस से, अस के लिए हम यूज करेंगे किसका, वी का। ठीक है, वेयर वी लगाएंगे, वी के साथ हम लगाते हैं बियर, क्योंकि वी के साथ हम बियर लगाएंगे, वी वियर गोइंग। ठीक है, वेयर वी वियर गोइंग ऐसे लिख देंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे, दैट्स अ रूल। ठीक है, तो इसमें पास्ट कंटीन्यूअस में हम वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। बस ये हमारा इंट्रोगेटिव जो था वो बन चुका है, यानी कि हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया। देखिए द पुलिसमैन आस्क्ड अस वेयर वी वेयर गोइंग, बस हो गया। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, सिंपली बहुत ही सिंपल है, साथ में आप नोट करते हुए चलिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। व्हाट इज सिंथेसिस? सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। और कौन सा सेंटेंस आप बनाएंगे, जो ब्रैकेट में हमें दिया गया है। जैसे देखिए यहां पर दिया गया सिंपल सेंटेंस, हमें क्या करना है, दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, दिल्ली एक पुराना शहर है, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या भारत की राजधानी है। तो दिल्ली एक पुराना शहर है, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या भारत की राजधानी है, दैट्स द सेकंड सेंटेंस। दोनों सेंटेंस को जोड़िए, एक सेंटेंस बनाइए, वो भी कौन सा, सिंपल सेंटेंस, जो ब्रैकेट में दिया गया वही आपको बनाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, जो ऊपर कहा गया है वही नीचे भी हमें करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे लिख देंगे दिल्ली, क्या लिखेंगे, दिल्ली। फिर इसकी विशेषता लिख देंगे, इसकी विशेषता क्या है, एन ओल्ड सिटी, एन ओल्ड सिटी। ठीक है, अब लिख देंगे, ये इट हटा देंगे, लिख देंगे इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारा इंडिया। ठीक है, तो दिल्ली एन ओल्ड सिटी, एक पुराना शहर, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भारत की राजधानी है। तो दिल्ली भारत की राजधानी है, किसको किसको पता था, अब तो सभी को पता हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सबसे पहला सिंथेसिस। देखिए हमने दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया, दैट्स अ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, और मैंने कुछ ज्यादा चेंजेस भी इसमें नहीं किया है, और आपका मीनिंग भी सेम है, जो ऊपर कहा गया था वही नीचे भी है। दूसरा देखिए, यू डिसीव्ड हिम, तुमने उसे धोखा दिया। ठीक है, दैट वाज हिज कंप्लेंट, यह उसकी शिकायत थी। तो तुमने उसे धोखा दिया या उसकी शिकायत थी, इसको आपको कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कैसे करेंगे, तो देखिए पीछे वाले सेंटेंस को हम आगे ले आएंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग हिज कंप्लेंट वाज, ठीक है, हिज कंप्लेंट वाज दैट यू आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, दैट यू हैड डिसीव्ड हिम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए सेम मीनिंग है, हिज कंप्लेंट वाज, उसकी शिकायत थी, दैट की, दैट यहां पर लिखिएगा, दा नहीं दैट। ठीक है, दैट यू हैड डिसीव्ड हिम, कि तुमने उसे धोखा दिया था। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या था, यू डिसीव्ड हिम, तुमने उसे धोखा दिया, दैट वाज हिज कंप्लेंट, यह उसकी शिकायत थी। नीचे हमने कैसे बना दिया, हिज कंप्लेंट वाज दैट, उसकी शिकायत थी कि यू हैड डिसीव्ड हिम, तुमने उसे धोखा दिया था। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम है, बट मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो यही होता है आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सिंथेसिस को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, देखिए ही वेंट टू द फील्ड, यानी कि तीसरा क्वेश्चन हमारे सिंथेसिस का है। देखिए इसमें भी आपको वही सेम प्रोसेस करना है, बट इसमें हमें इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। देखिए ही वेंट टू द फील्ड, वह खेत में गया। ही सा ए स्नेक, उसने एक सांप देखा। तो देखिए क्या है, ही वेंट टू द फील्ड, वह खेत में गया। ठीक है, जैसे आप लोग खेत में जाते हैं किसी सांप को देख लें, वही कंडीशन यहां पर भी है। यहां पर है ही वेंट टू द फील्ड, वह खेत में गया। ही सॉ ए स्नेक, उसने एक सांप देखा। ठीक है, तो यहां पर हम इसको कैसे बनाएंगे सिंपल में, तो लिखेंगे having gone to the field, having gone to the field, ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे he saw a snake, he saw a snake। ठीक है, तो इसमें भी कुछ खास हमें नहीं करना है, हमने यहाँ पर हैविंग का यूज कर दिया है। ठीक है, हैविंग का मतलब देखिए हैविंग गॉन टू द फील्ड, यानी कि खेत में जाने पर ही saw a snake, उसने एक सांप देखा। ऊपर क्या था, वह खेत में गया, उसने एक सांप देखा। नीचे क्या है, खेत में जाने पर उसने एक सांप देखा। दोनों का मीनिंग सेम है, बट यहां पर इसको मैंने सिंथेसिस में कन्वर्ट कर दिया है और इसको मैंने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। दैट्स अ वेरी सिंपल। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो ये हमारा सिंथेसिस था। सिंथेसिस के बाद हमारा तीसरा टॉपिक आएगा। ऐसे ऐसे हम 7 टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 वाक्यों को देख लीजिए, 2-3 सेंटेंसेस को देख लीजिए, फिर आपको नींद आने लगे, क्योंकि जिसको नींद आई, जिसको आलस आई, वो कभी पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये भी सिंपल सा प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना, सेंटेंसेस को परिवर्तित करना, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे देखिए हमारा फर्स्ट नंबर है, देखिए डिड द हंटर शूट द लायन, यहां पर क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए। तो ठीक है, तो डिड द हंटर शूट द लायन, क्या शिकारी ने शेर को गोली मारी। डिड द हंटर शूट द लायन, क्या शिकारी ने शेर को गोली मारी। कौन सा सेंटेंस है, आगे डिड लगा है। डिड अगर आगे लगा है, दैट्स द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, बाकी किसी टेंस में हम नहीं करते। ठीक है, इसको बदलना है आपको पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में अगर आपको बदलना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वाज वेयर का यूज करते हैं। तो बताइए यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, डिड द हंटर शूट द लायन, क्या शिकारी ने शेर को गोली मारी। तो किसने मारी, हंटर यानी कि शिकारी ने। दैट्स अ सब्जेक्ट, किसने का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब किसको मारा, किसको का प्रश्न कीजिए, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। किसको मारा, शेर को, ठीक है, लायन को, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये इंट्रोगेटिव है, तो देखिए पहले हम यूज करेंगे वाज का यूज करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे द लायन आपका ऑब्जेक्ट है, द लायन। ठीक है, तो वाज द लायन। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, शूट का थर्ड फॉर्म होगा शॉट, SHOT शॉट। ठीक है, तो वाज द लायन शॉट बाय लगा देंगे, क्योंकि बाय लगाकर ही हम सब्जेक्ट को लिखते हैं पैसिव वॉइस में। तो बाय द हंटर, बाय द हंटर, हंटर का मतलब होता है शिकारी। तो यहां पर कुछ आपको करना नहीं है, जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, आपको वाज वेयर का यूज करना है। वही सेम प्रोसेस मैंने यहां पर किया है। और पैसिव वॉइस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, वो तो सभी को पता है। सब्जेक्ट को हम बाय लगाकर जोड़ते हैं और सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो वाज द लायन शॉट बाय द हंटर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिए वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, यानी कि बहुत कम खेल इतने ज्यादा पॉपुलर हैं, इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं जितना कि क्रिकेट। यानी कि बहुत कम खेल हैं हमारे देश में जो इतना ज्यादा प्रसिद्ध हैं जितना कि क्रिकेट। ठीक है, इसको आपको बदलना है कॉम्परेटिव डिग्री में, क्योंकि ये आपका है पॉजिटिव डिग्री। देखिए डिग्री 3 प्रकार से होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड द लास्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या, देखिए ये आपका पॉजिटिव डिग्री में, इसको हम बदलते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में। तो कॉम्परेटिव में कैसे बदलेंगे, देखिए क्रिकेट ऐसे लिखेंगे, पहले हम क्रिकेट को लिखेंगे सब्जेक्ट, तो क्रिकेट इज मोर पॉपुलर, ठीक है, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर
दैट मोस्ट अदर गेम्स, मोस्ट अदर गेम्स, ठीक है, गेम्स। इसका मतलब क्या होगा, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर दैट मोस्ट अदर गेम्स, यानी कि जो क्रिकेट है वो अन्य खेलों की तुलना में काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो जो आपका कॉम्परेटिव डिग्री होता है इसमें हम मोर का यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया। और जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है इसमें हम मोस्ट का यूज करते हैं। और पॉजिटिव डिग्री तो आपके सामने है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। नन बट ये कवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी, इसको आपको बदलना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। देखिए ये आपका निगेटिव सेंटेंस में, इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, नन कोई नहीं, लेकिन बट लेकिन ये कवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी, यानी कि एक डरपोक, एक कायर अपने कर्तव्य से घबराता है, ठीक है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, नन बट ये कावर्ड वुड फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी, यानी कि जो कायर लोग होते हैं वो अपने कर्तव्य को करने से घबराते हैं, वो अपने कर्तव्य को करने से घबराएंगे, ठीक है। तो यहां पर इसको हमें बदलना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। कैसे बदलेंगे देखिए, तो यहां पर बदलेंगे ओनली ये कवर्ड, ठीक है, ओनली ये कवर्ड। ओनली ये कवर्ड का मतलब होगा केवल डरपोक, ठीक है, वुड फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी, तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी, ठीक है, कोई भी कायर के अलावा कर्तव्य से नहीं भागेगा। ऊपर क्या था, नन कोई नहीं, लेकिन एक जो कायर लोग होते हैं वो अपने कर्तव्य से भागते हैं, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, जो कायर लोग होते हैं, जो डरकर भागने वालों में से होते हैं। यहां पर मैंने इसको किस में बदल दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल दिया। मीनिंग सेम है, यानी कि मीनिंग तो आपका सेम होना चाहिए। तो ऊपर क्या था, कोई नहीं, लेकिन एक कायर अपने कर्तव्य से भागेगा। नीचे क्या है, ओनली ये कवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी, यानी कि सिर्फ एक डरपोक, सिर्फ एक कायर ही अपने कर्तव्य से भागेगा। तो दोनों का मीनिंग सेम है, ये आपका बदल चुका है ट्रांसफॉर्मेशन में। दैट्स अ सिंपल। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, तब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है बताइए। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। जैसे आप हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं वाक्य संशोधन, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंटैक्स, यानी कि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। देखिए जैसे फर्स्ट वाला है, इसमें एक सेंटेंस है, आई कांग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, यानी कि मैंने तुम्हें तुम्हारी सफलता पर बधाई दी। आई कांग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, मैंने तुम्हें तुम्हारी सफलता पर बधाई दी। इसमें गलती क्या है, आखिर इसमें मिस्टेक कहां है, यही आपको इसमें सिर्फ मिस्टेक, जो छोटा छोटा मिस्टेक है वही देखना होता है और उसको सही करके लिखना होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे आई कांग्रेचुलेट, कांग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना, ठीक है। आई कांग्रेचुलेट यू, अब देखिए फॉर हम नहीं लिखेंगे, फॉर का यूज हम यहां पर नहीं करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे ऑन का, ऑन योर सक्सेस, ऑन योर सक्सेस। इसका मतलब क्या होगा बताइए, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, यानी कि मैंने तुम्हें तुम्हारी सफलता पर बधाई दी। तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हम फॉर का यूज नहीं करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हम ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, ठीक है। अब ये आपका सही है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। यहां पर सिर्फ थोड़ी सी गलती थी, फॉर के जगह पर हमें ऑन का यूज करना है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस गलत नहीं रहेगा, कहीं वर्ड में गलती रहेगी या कहीं सेंटेंस में गलती थोड़ा बहुत हो सकता है, बस सिंपल है। दूसरा देखिए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड, यानी कि जो भारत की जलवायु है वो इंग्लैंड से ज्यादा गर्म है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड, यानी कि भारत की जलवायु इंग्लैंड से ज्यादा गर्म है, ठीक है। किसको किसको लगता है गर्म है, अब ठंडी में तो किसी को नहीं लगेगा क्योंकि ठंडी में हमें ठंड लगती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, द क्लाइमेट, इसमें गलती कहां उसको देखिए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर
देन दैट, अब लिखेंगे यहां पर दैट ऑफ इंग्लैंड, दैट ऑफ इंग्लैंड। इसमें गलती कहां थी देखिए, यहां पर देन के बाद आपको दैट ऑफ का यूज करना है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड, यानी कि भारत की जलवायु इंग्लैंड से ज्यादा गर्म है। ठीक है, यहां पर कौन सी डिग्री है देखिए, हॉट के साथ ER लगा है, दैट्स अ कॉम्परेटिव डिग्री, यहां पर कॉम्परेटिव डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। तो जो थोड़ी बहुत गलतियां होंगी सिंटैक्स में आपको उसको सही करके लिखना होगा, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए, प्लीज इन्फॉर्म मी द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशंस। कृपया प्लीज इन्फॉर्म मी, कृपया मुझे इन्फॉर्म कीजिए द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशन, अपने प्रकाशन के बारे में, अपनी पब्लिकेशन के बारे में। तो यहां पर कहा जा रहा है प्लीज इन्फॉर्म मी द डिटेल ऑफ योर पब्लिकेशन, यानी कि कृपया मुझे अपने प्रकाशन के बारे में विवरण दीजिए। ठीक है, अपने प्रकाशन के विवरण का को इन्फॉर्म कीजिए मेरे पास कि कैसे आप प्रकाशित कर रहे हैं किसी चीज को। तो यहां पर आपको इसमें गलती क्या देखने को मिलेगी देखिए, यहां पर लिखेंगे प्लीज इन्फॉर्म मी, प्लीज इन्फॉर्म मी। अब देखिए यहां पर अबाउट लिख देंगे, अबाउट द डिटेल, बीच में हम अबाउट का यूज कर देंगे। प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट द डिटेल्स, अबाउट द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशंस, योर पब्लिकेशंस का मतलब होता है प्रकाशन। ठीक है, पब्लिकेशंस। तो यहां पर क्या किया मैंने सिर्फ इन्फॉर्म मी के बाद अबाउट का यूज कर दिया। प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशन, कृपया मुझे अपने प्रकाशन के विवरण के बारे में जानकारी दें, कृपया मुझे अपने प्रकाशन के विवरण के बारे में इन्फॉर्म करें। बस, इसमें कुछ है ही नहीं, दैट्स अ वेरी सिंपल। तो सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स में हमें जो सेंटेंसेस दिए जाते हैं उसमें छोटी छोटी गलतियां भी दी जाती हैं। ठीक है, उसी को हमें सही करके लिखना होता है, दैट्स अ सिंटैक्स। फ्री के नंबर। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसको समझिए। नेक्स्ट टॉपिक है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। जैसे ब्लैक है, ब्लैक कलर, ब्लैक का एंटोनिम क्या होगा, व्हाइट, ब्लैक का एंटोनिम व्हाइट होगा। ऐसे हमारा जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, इसका एंटोनिम क्या होगा, डिसऑनेस्ट, बेईमान। ठीक है, दैट्स द एंटोनिम्स, क्योंकि ये विपरीत अर्थ रखते हैं, इसको हम हिंदी में विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। और जब हम छोटे छोटे थे तो हम इसको विलोम शब्द भी बोलते थे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना या याद करना। ठीक है, याद रखना, याद रखना। तो रिमेंबर का मतलब याद रखना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। ठीक है, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। दैट्स एंटोनिम्स विथ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है विश्राम। क्या होता है, विश्राम। तो रिट्रीट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, एडवांस। एडवांस, एडवांस का मतलब क्या होता है बताइए, एडवांस का मतलब होता है प्रगति। देखिए कोई विश्व क्या कर रहा है, कोई विश्राम कर रहा है, कोई प्रगति कर रहा है वो, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। तीसरा देखिए रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम, किसी चीज को, किसी को इनाम देना, रिवार्ड देना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, पनिशमेंट। पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, सजा देना। तो इनाम देना और सजा देना ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम होंगे, क्योंकि आपको कोई इनाम देगा तो आप खुश होंगे, सजा देगा तो आप दुखी होंगे। तो दैट्स द एंटोनिम्स विथ ईच अदर। तो ये आपके हो जाएंगे एंटोनिम्स। तो रिमेंबर का मतलब याद रखना, इसका एंटोनिम होगा फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब भूल जाना। रिट्रीट का मतलब विश्राम, इसका एंटोनिम होगा एडवांस का मतलब प्रगति। थर्ड रिवार्ड का मतलब होगा इनाम, इसका एंटोनिम्स होगा पनिशमेंट, जिसका मतलब होगा सजा देना। ठीक है, दैट्स द एंटोनिम्स। तो इसको नोट कर लीजिए, तब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। नोट कर लीजिए इसको।
नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिनोनिम्स। अभी हमने पढ़ा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हैं। अब सिनोनिम्स का मतलब क्या होगा? सिनोनिम्स का मतलब होगा समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हैं। जैसे आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा हिंदी में, तो देखिए फर्स्ट है हमारा सैवेज। सैवेज का मतलब होता है जंगली। सैवेज का मतलब क्या होता है? जंगली। तो बताइए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब भी होता है जंगली, ठीक है। वाइल्ड का मतलब भी होता है जंगली, और र्यूड भी आप लिख सकते हैं, र्यूड का मतलब भी जंगली होता है। तो देखिए सैवेज का मतलब भी होता है जंगली, वाइल्ड एंड र्यूड का मतलब भी होता है जंगली। तो देखिए वर्ड तो अलग अलग हैं लेकिन इनके जो मीनिंग है दैट्स अ सेम। इनके अर्थ जो है वो समान है, इसीलिए हम इसको हिंदी में बोलते हैं समानार्थी शब्द, और इंग्लिश में बोले तो सिनोनिम्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा दूसरा देखिए सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। पवित्र, जैसे कोई चीज पवित्र हो तो इसका हो जाएगा हमारा हॉली। हॉली का मतलब क्या होता है बताइए? हॉली का मतलब भी होता है पवित्र, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं पीयूष। पीयूष का मतलब भी होता है पवित्र, ठीक है। तो सैक्रेड का मतलब पवित्र, हॉली एंड पीयूष का मतलब भी पवित्र, दोनों का मीनिंग सेम है, वर्ड सिर्फ अलग अलग है, दैट्स अ सिनोनिम्स, ठीक है। ऐसे तीसरा देखिए सोलेस। सोलेस का मतलब क्या होता है? सोलेस का मतलब होता है सांत्वना, ठीक है, सांत्वना। थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको, सांत्वना। मतलब आप लोग कहते हैं इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब भी होता है सांत्वना। जैसे आप लोग मान लीजिए कोई चीज कंफर्ट फील करें, कंफर्टेबल, जैसे आपने कंफर्टेबल सुना होगा, ठीक है, वो सांत्वना का मतलब होता है जिससे आप संतुष्ट हो जाएं, ठीक है। तो ये आपका होगा सिनोनिम्स। सैवेज का मतलब जंगली, इसका अर्थ होगा वाइल्ड या र्यूड, इसका सिनोनिम्स होगा, इसका मतलब भी जंगली। सैक्रेड का मतलब पवित्र, हॉली या पीयूष, इसका सिनोनिम्स होगा, इसका मतलब भी पवित्र होता है। सोलेस का मतलब सांत्वना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब भी वही होता है। तो देखिए यहां पर वर्ड तो अलग अलग होंगे बट इनका मीनिंग जो है वो सेम होगा, दैट्स द सिनोनिम्स, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसे हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा भी होगा। देखिए जैसे देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने ऋण, अपने कर्जे का भुगतान करने में असमर्थ है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने कर्जा तो बहुत ले लिया लेकिन जब उसको देना पड़ा तो उसके पास कुछ है ही नहीं, तो उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे बताइए? उसको हम एक वर्ड में बोलेंगे इंसॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। आपने नाम सुना होगा, दिवालिया हम उसको कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो, यानी कि जो कर्जा भी लिया हो और कर्जा लेने के उसके पास कोई प्रॉपर्टी ही ना हो जिससे वे कर्जे का भुगतान कर सके, तो उसे हम लोग इंसॉल्वेंट घोषित कर देते हैं, यानी कि दिवालिया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्जे का भुगतान करने में असमर्थ हो, दैट्स अ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होगा? दिवालिया। ऐसे दूसरा देखिए, ये डिजीज व्हिच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, यानी कि ऐसा रोग जो कांटेक्ट से फैलता है, संपर्क से फैलता है। जैसे रोग कई प्रकार के होते हैं, आप लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो कांटेक्ट से फैल जाते हैं, ठीक है। तो वही रोगों के बारे में बात कर रहा हूं। ये डिजीज व्हिच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, यानी कि ऐसा रोग जो संपर्क से फैलता हो, उसे हम लोग कहेंगे इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस, इन्फेक्टियस का मतलब होता है संक्रामक। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो छोटे छोटे कांटेक्ट से भी फैल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको जुकाम है और कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ बैठा हुआ है, आप उसके सामने छींक देंगे तो क्या होगा? जो आपके अंदर के जो जीवाणु है वो उनके अंदर चले जाएंगे, विषाणु, ठीक है, और उनको भी जो जुकाम होने के चांसेस है वो उनको भी बढ़ जाएंगे, यानी कि उनको भी जुकाम हो सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं संक्रामक, जो कांटेक्ट से फैल जाए, ठीक है। दैट्स ये दो क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, इसका देखिए। एक क्वेश्चन है, ये थिंग दैट कैचेज फायर इजीली, यानी कि ऐसी चीज जो आग को जल्दी पकड़ लेती है, ठीक है। ऐसी चीज जो आसानी से आग पकड़ लेती है, उसको हम लोग एक वर्ड में क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे इनफ्लैमेबल। 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 इनफ्लैमेबल का मतलब क्या होता है? इनफ्लैमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील।
ज्वलनशील, जो आसानी से आग को पकड़ ले, वो ज्वलनशील, जैसे मान लीजिए कोई ज्वलनशील चीज है वो आसानी से आग को पकड़ लेती है। ये थिंग दैट कैचेस फायर इजीली, यानी कि ऐसी चीज जो आग को बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी पकड़ लेती है, दैट्स अ इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, ठीक है, जो ज्वलनशील चीजें होती हैं। तो यहीं पर हमारा आज का ये सेक्शन फिनिश होता है, यानी कि 7 टॉपिक्स जो मैंने आपसे बताया था वो 7 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से टॉपिक थे हमारे वो देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिंटैक्स, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस एंड सबसे फर्स्ट टॉपिक था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो टोटल मैंने आपको 7 टॉपिक्स बताए। अगर क्वेश्चन की बात की जाए दैट्स 21 क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इन 21 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे और कितने क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।